सो डबल एंड ट्रिपल इंटीग्रल का जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3, वो आज स्टार्ट हो रहा है। और इसमें हम लोग डबल इंटीग्रल जो है बेसिकली उसके न्यूमेरिकल्स जो है वहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। अगर हम बात करें कि इंटीग्रल जो है वो हमारा बेसिकली सम को रिप्रेजेंट करता है, जैसे डिफरेंशिएशन जो है वो वेरिएशन को रिप्रेजेंट करती है, लाइकवाइज जो इंटीग्रल है वो हमारा सम को रिप्रेजेंट करता है। हमने इंटीग्रल को लिमिट एज अ सम भी डिस्कस किया हुआ है। सो हम लोगों ने जब हम लाइन इंटीग्रल की बात करते हैं, सपोज हम 0 to 4 लाइन इंटीग्रल हम डिस्कस करें, मतलब 0 to 4 f(x) dx मैं लिख रही हूँ, दैट मीन्स मैं अलोंग द लेंथ 0 to 4 उसका इंटीग्रल ले रही हूँ। तो सिंगल इंटीग्रल जो लाइन इंटीग्रल है बेसिकली, तो सिंगल इंटीग्रल जो है वो ये रिप्रेजेंट करता है कि हम वन डायमेंशन पे काम कर रहे हैं, मीन्स x = 0 to 4 जो है हम वर्क कर रहे हैं। जब हम डबल इंटीग्रल की बात करते हैं, जैसे कि यहाँ पर एक रीजन बना हुआ है, एक्स वाई प्लेन हम लोगों ने लिया है, तो डबल इंटीग्रल जो है वो बेसिकली हमारा एरिया के कॉरस्पॉन्डिंग आता है, जो कि हमने बोला अभी कि 2 डायमेंशन है ना। लाइन इंटीग्रल जो है वो 1 डायमेंशन, एंड जो डबल इंटीग्रल है वो हमारे पास एरिया के कॉरस्पॉन्डिंग होता है। कि सपोज हमें इस एरिया को जो है उसे फाइंड आउट करना है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम इस एरिया को स्मॉल पोर्शन में डिवाइड कर लेते हैं। बेसिकली जब हम लिखते हैं इंटीग्रेशन f(x) dx, वहाँ पे जो dx होता है दैट इज अ स्मॉल लाइन सेगमेंट। तो वो लाइन सेगमेंट होता है जिसकी हम इंटीग्रेशन करते हैं 0 से 4। इंटीग्रेशन मतलब हम उनको ऐड करते जाते हैं। ये छोटा सा लाइन सेगमेंट हम लेते हैं और 0 से 4 तक जितना भी है लाइन, हम उसे जो छोटे छोटे सेगमेंट में हमने डिवाइड किया होता है हम उसको अल्टीमेटली ऐड कर लेते हैं। तो सिमिलरली जब हम डबल इंटीग्रल की बात करते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैं जहाँ कर्सर मूव कर रहा है कि ये हमारे पास एक एरिया है, सपोज हमें इस रीजन का एरिया निकालना है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इस रीजन को स्मॉल स्मॉल मैशेस बेसिकली हम इसे बोलते हैं, उसमें हम डिवाइड कर लेते हैं। तो हम किसी एक मैश का एरिया लेते हैं और फिर हम लोग उसकी इंटीग्रेशन करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि अगर हमें इस एरिया के कॉरस्पॉन्डिंग इंटीग्रेशन चाहिए, तो हम लोग यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि हमारा एक्स में भी वेरिएशन रहेगी, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक एरिया है तो एक्स में वेरिएशन रहेगी, वाई में भी वेरिएशन रहेगी। दैट मीन्स यहाँ पर मुझे 2 लिमिट्स की ज़रूरत है, एंड दैट्स वाई हम यहाँ पर डबल इंटीग्रल का यूज़ करते हैं। तो जो डबल इंटीग्रल है वो बेसिकली एरिया के कॉरस्पॉन्डिंग वर्क करता है। सो डबल इंटीग्रल अगर हम लें f(x)y)dA, तो यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे मैंने बोला कि इंटीग्रल जो है वो बेसिकली किसे रिप्रेजेंट करता है, वो सम को रिप्रेजेंट करता है। तो बेसिकली हमने निकालना तो डबल इंटीग्रल है, बट हम उसे एज इट इज़ कैसे लिख रहे हैं बेसिकली, कि हमने छोटा सा एरिया डेल्टा AR, हमने ये इनमें से कोई एक स्मॉल मैश को पिक किया और उसकी इंटीग्रेशन की है, सॉरी उसको सम किया है, तो और उसमें लिमिट ले ली मैंने इन्फिनिटी। तो जब बहुत सारी ऐसी मैशेस के जो एरियाज हैं वो हमारे पास अगर एडअप हो जाएंगे, तो हमारे पास पूरा का पूरा इस रीजन का जो एरिया है वो आ जाएगा। ठीक है, सो इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पे डबल इंटीग्रल का स्टार्ट किया। लाइकवाइज हम ट्रिपल इंटीग्रल करेंगे, उसमें हमारे पास वॉल्यूम के कॉरस्पॉन्डिंग बात होती है। तो वॉल्यूम में हमारे पास क्या होगा, हम लोग थ्री डी में बात करेंगे, वहाँ पर भी वही होगा कि हम स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट लेंगे एंड उसकी फिर ट्रिपल इंटीग्रेशन करेंगे टू गेट द फाइनल वॉल्यूम। तो अब हम नेक्स्ट जो कर रहे हैं, हम इसके न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे। एंड यहाँ पर हमने एक चीज़ डिस्कस करनी है कि हमारे पास लिमिट जो है, अगर हम लोग एक्सचेंज करते हैं, जैसे यहाँ पर अगर हम बात करें, अगर हम जैसे यहाँ पे नोट में लिखा हुआ है dy पहले लिखते हैं, तो इसका मतलब होगा इंटीग्रेशन हम पहले विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे, क्योंकि जब सिंगल इंटीग्रल होता है फिर तो हमें श्योर होता है कि हम किसके विद रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेशन कर रहे हैं। लेकिन डबल इंटीग्रेशन में हमें कैसे पता लगता है कि हम किसके विद रिस्पेक्ट टू पहले कर रहे हैं। तो यहाँ पर dy अगर पहले लिखा है, इनसाइड जो है सबसे जो इनर मोस्ट होता है उसके विद रिस्पेक्ट टू हमें सबसे पहले इंटीग्रेशन करनी है। तो y के लिमिट्स हैं, तो यानी पहले y के विद रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेशन होगी। दैट मीन्स अगर यहाँ पर कोई x की टर्म होगी तो वो एज ए कांस्टेंट ट्रीट होगी। फिर जो आंसर आएगा उसके बाद हमें वापस विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेशन करनी होगी। अगर हम सेकेंड वाले फॉर्मेट की बात करें I2 की, तो इसमें हमें विद रिस्पेक्ट टू x पहले इंटीग्रेशन करनी है और विद रिस्पेक्ट टू y जो है वो बाद में इंटीग्रेशन करनी है। सो अगर हमारे पास लिमिट कांस्टेंट है, यहाँ पे एक नोट में लिखा हुआ है थर्ड पॉइंट, अगर लिमिट कांस्टेंट है तो इसलिए तब तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आप विद रिस्पेक्ट टू एक्स पहले कर रहे हो या विद रिस्पेक्ट टू वाई कर रहे हो। लेकिन आज मैं क्वेश्चन अभी जो डिस्कस करूंगी हम उसमें चेक करेंगे, अगर लिमिट वेरिएबल है तो ये मैटर करेगा कि आप विद रिस्पेक्ट टू एक्स पहले कर रहे हो या विद रिस्पेक्ट टू वाई पहले कर रहे हो। तो हम लोग एग्जाम्पल्स को स्टार्ट करते हैं, जैसे कि फर्स्ट एग्जाम्पल है वेरीफाई दिस।
अब हम चेक करें कि इंटीग्रैंड जो है, इंटीग्रैंड मतलब जिसकी हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं, इंटीग्रैंड जो है वो दोनों में सेम है, बट लेफ्ट हैंड साइड में डी वाई हमें पहले दिख रहा है, मतलब हमें इस फंक्शन की विद रिस्पेक्ट टू वाई जो है इंटीग्रेशन हमें पहले करनी है। तो हम लोगों ने पहले लेफ्ट हैंड साइड को प्रोसीड किया, विद रिस्पेक्ट टू वाई इंटीग्रेशन की, एंड ऑब्वियसली अगर हम विद रिस्पेक्ट टू वाई इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो एक्स को हमें एज कांस्टेंट ट्रीट करना है। सो विद रिस्पेक्ट टू वाई हमने इंटीग्रेशन की, लिमिट्स को पुट किया हमने। सो अल्टीमेटली अभी किसका फंक्शन बन गया, एक्स का। तो उसके बाद जो आया हमने उसका विद रिस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेशन किया, तो फाइनली हमारे पास क्या हो गया, हमें एक कांस्टेंट के टर्म में ऑब्वियसली आंसर मिलेगा, क्योंकि दोनों लिमिट जो थी हमारी वो कांस्टेंट थी। राइट हैंड साइड पे अगर हम बात करें, सेम इंटीग्रैंड है, बट हम यहाँ पर इसकी विद रिस्पेक्ट टू एक्स पहले इंटीग्रेशन करेंगे। तो जब हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स पहले इंटीग्रेशन करेंगे तो उस केस में हमारे पास क्या होगा कि हमने y को क्या करना है, कांस्टेंट ट्रीट करना है। तो जब हम y को कांस्टेंट ट्रीट करेंगे तो सिर्फ x वाली टर्म जो होंगे, अब जैसे यहाँ पर अगर हम बात करें, हम y को कांस्टेंट रखेंगे फर्स्ट टर्म में, तो x की इंटीग्रेशन आ जाएगी एक्स स्क्वायर अपॉन 2। सेकेंड टर्म में जब हम y को कांस्टेंट रखेंगे तो यानी e रेज टू पावर y सारा ही हमारा कांस्टेंट है, तो सिर्फ 1 बचेगा, और 1 की इंटीग्रेशन हम क्या लेंगे, x लेंगे। फिर x की लिमिट्स पुट करेंगे, नोट करना है यहाँ पे हमें सिर्फ x में वैल्यू पुटअप करनी है, y हमारा एज इट इज़ रहेगा। सो अल्टीमेटली हमारे पास y का फंक्शन आ जाएगा। जब हम इसमें अब फिर से इंटीग्रेशन करेंगे, y के लिमिट्स पुट करेंगे, सो हमने चेक किया कि जो लेफ्ट हैंड साइड में हमने निकाला था और राइट हैंड साइड में निकाला था वो इक्वल है, जो कि मैंने अभी डिस्कस भी किया थर्ड पॉइंट, कि अगर लिमिट कांस्टेंट है ये मैटर नहीं करता, आप विद रिस्पेक्ट टू y पहले इंटीग्रेशन करो या विद रिस्पेक्ट टू x पहले इंटीग्रेशन करो। अब जैसे ये वाले क्वेश्चन है, सेकंड एग्जांपल, यहाँ से हमें मेन डिस्कस करना है एक्स स्क्र वाई स्क्र डी एक्स डी वाई, और यहाँ पर हम एक रीजन गिवन है, हमें अब लिमिट्स नहीं गिवन है। एक स्टेप और बढ़ गया हमारे लिए कि हमें जो लिमिट्स हैं वो भी हमें खुद ही फाइंड आउट करनी है। तो लिमिट्स को फाइंड करने की टेक्निक जो है वो भी हम डिस्कस कर रहे हैं। जो भी हमारे पास ये सरफेस है, बेसिकली अगर हम ये देखें, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इज इक्वल टू 1, वो एक सर्कल की इक्वेशन होती है। लेस देन इक्वल टू 1 का मतलब क्या है कि हमारे पास सर्कल की बाउंड्री भी है और इनसाइड का रीजन भी है। दैट मीन्स मुझे जो ये इंटीग्रेंड है एक्स स्क्र वाई स्क्र, मुझे उसे ओवर द सर्कल, इनसाइड द सर्कल एंड ऑन द बाउंड्री, दोनों के कॉरस्पॉन्डिंग मुझे क्या करना है, इसका डबल इंटीग्रल जो है वो फाइंड आउट करना है। तो हमें इसमें लिमिट्स कैसे निकालनी है, इसकी टेक्निक अभी डिस्कस हो रही है। सो जैसे यहाँ पर हमें ये रीजन गिवन है, हम लोगों ने पहले क्या करना है, हमें सपोज x की लिमिट्स निकालनी है, तो x की लिमिट के लिए हम क्या करेंगे, x के ऑनवर्ड जितने भी वेरिएबल्स हैं सबको ज़ीरो करेंगे। हमें x की लिमिट निकालनी है, x के बाद y रखा हुआ है, अगर सपोज यहाँ पे z भी होता तो मैं y z दोनों को ज़ीरो करती, तो मैंने यहाँ पे y को ज़ीरो किया, तो एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 1, तो मॉड x लेस देन इक्वल टू 1 आया, दैट मीन्स x की जो लिमिट आई दैट इज फ्रॉम -1 to 1। सिमिलरली हम लोगों ने y के लिए वर्क किया। अब y के लिए हमें क्या करना है, y की लिमिट निकालनी है, तो हमने y से आगे वाले वेरिएबल को ज़ीरो करना है, पर y के आगे तो कोई वेरिएबल नहीं है। नोट यहाँ पर कि बैक साइड पे जो वेरिएबल हैं उनको हमें ज़ीरो नहीं करना, तो x जो है वो y से पहले लिखा हुआ वेरिएबल, इसलिए हमने उसे ज़ीरो नहीं करना। तो रादर वो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में राइट हैंड साइड में जाएगा तो माइनस एक्स स्क्र हो जाएगा, यानी जो y स्क्र है दैट इज लेस देन इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्र। तो अब हम उसका मॉड y जो है वो हमारा लेस देन इक्वल टू अंडर रूट आ जाएगा जब हम स्क्वायर रूट लेंगे। दैट मीन्स जो y है वो हमारा लाई कर रहा है बिटवीन माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्र टू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्र। तो ये हमारा रीजन बना जिसकी हमने लिमिट्स बेसिकली फाइंड आउट की है कि जब हम इंटीग्रेशन करेंगे x जो है वो हमारा -1 से 1 के बीच में होना चाहिए, और y की जो लिमिट्स अभी हमने निकाली हैं वो हमारी लिमिट, तो हमने इस रीजन को इस तरह के फॉर्मेट पे कन्वर्ट कर लिया। अब यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है, अगर हम चेक करें x की जो लिमिट है वो तो एक कांस्टेंट टर्म है, लेकिन जो y है, y की जो लिमिट है वो हमारे पास क्या है, वेरिएबल है। तो मैंने जैसे अभी बताया ऊपर कि अगर हमारे पास दोनों लिमिट्स कांस्टेंट होती हैं तो मैटर नहीं करता आप विद रिस्पेक्ट टू एक्स पहले इंटीग्रेशन करो या विद रिस्पेक्ट टू वाई पहले इंटीग्रेशन करो। लेकिन अगर हमारे पास एक्स की जो लिमिट, सपोज किसी एक वेरिएबल की लिमिट कांस्टेंट है और किसी एक की वेरिएबल है, तो हमें वेरिएबल वाले लिमिट को पहले सॉल्व करना है। दूसरी बात, जिस लिमिट में जितने ज़्यादा वेरिएबल्स होंगे उतना ही उसे पहले सॉल्व करना है। अभी हम जैसे 2D पे काम कर रहे हैं तो यहाँ पर y की लिमिट में एक वेरिएबल है,
अगर सपोज यहीं पे हमारे पास z भी होता तो z की लिमिट में हम जब चेक करते x और y दोनों आते तो सबसे पहले फिर z सॉल्व होता। रीज़न भी अभी मैं उसका बताती हूँ। तो यहाँ पर अगर हम चेक करें x कांस्टेंट है, x की लिमिट बाद में यूज़ होगी एंड y जो वेरिएबल है वो हमारे पास पहले यूज़ होगी। तो जब हम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे बहुत ध्यान से लिखना है कि हमें यहाँ पे dy ही लिखना है। अगर हमने यहाँ पे dx पहले लिख दिया तो गलत हो जाएगा क्वेश्चन। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं हम लोग? सपोज मैं बोलूँ कि हम x के विद रिस्पेक्ट टू पहले कर लें इंटीग्रेशन, तो अगर हम x के विद रिस्पेक्ट टू पहले कर लेंगे आंसर इंटीग्रेशन, तो हमारे पास क्या होगा कि अल्टीमेटली हम जब y के विद रिस्पेक्ट टू यानी हमें बाद में करना पड़ेगा, तो फाइनल जो आंसर आएगा जब आप y की लिमिट पुट अप करोगे तो उसमें फिर से x आ जाएगा, जो कि बिल्कुल गलत है। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोगों ने जो मैंने बताया अभी कि हमें उस लिमिट के कॉरस्पॉन्डिंग पहले काम करना है जिसमें ज़्यादा वेरिएबल है। तो y में हमारे पास x इन्वॉल्व है, तो पहले हमें विद रिस्पेक्ट टू y इसकी इंटीग्रेशन करनी है। तो विद रिस्पेक्ट टू y हमने पहले से सॉल्व किया, x को हमने कांस्टेंट ट्रीट किया, जो आंसर आया। अब उसके बाद हमें उसकी विद रिस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेशन करनी है एंड इंटीग्रेशन के सारे वही पुराने रिजल्ट्स हैं जो आपके 12th क्लास में या फर्स्ट ईयर में यूज़ होते हैं। जैसे यहाँ पे हमने एक्स को साइन थीटा पुट किया, थोड़ा सा मैं अगर आपको यहाँ पे बताऊँ, लिमिट्स हम लोगों ने चेक करी तो लिमिट्स हमारी -π/2 से π/2 इस तरह का फॉर्मेट आ गया। अगर अगर हम चेक करें फर्स्ट ईयर में हम लोगों ने बीएससी फर्स्ट ईयर में रिडक्शन फॉर्मूला एक चैप्टर होता है, उसका यहाँ पे एक शॉर्टकट यूज़ हुआ है जो मैं अभी यहाँ पे डिस्कस कर रही हूँ। 0 टू π/2 होता है उस शॉर्टकट के लिए, और साइन की पावर होनी चाहिए कुछ और कॉस की कुछ पावर होनी चाहिए। तो यहाँ पे जो है जो हमारा पैटर्न है वो -π/2 से π/2 है, तो इसलिए मैंने पहले इस लिमिट को कन्वर्ट करना है 0 टू π/2 पे। तो उसके लिए मैंने क्या प्रॉपर्टी लगाई है, इंटीग्रल की प्रॉपर्टी लगाई है। अगर हमारे पास -a टू a लिमिट हो और इंटीग्रैंड हमारा इवन हो, अगर हम चेक करें साइन की पावर 2 है, इवन है फंक्शन है, कॉस की भी इवन पावर है, यानी अल्टीमेटली हमारा इवन फंक्शन है। तो अगर इंटीग्रैंड हमारा इवन है तो -a से a जो लिमिट होती है हम उसे 2 टाइम्स 0 टू a कर देते हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 टाइम्स 0 टू a किया ताकि मैं रिडक्शन फॉर्मूला का शॉर्टकट जो है वो अप्लाई कर सकूँ। अब उसमें हम लोगों ने क्या किया था, साइन की पावर अगर m होती है तो हमने एक लेस करना होता है। जैसे अब साइन की पावर 2 है तो मैंने 1 लेस किया, तो यहाँ पे मैंने 1 लिखा। उसके बाद 1 ऑनवर्ड हम नेगेटिव में नहीं जाएंगे, 0 में नहीं जाएंगे, तो साइन स्क्वायर के कॉरस्पॉन्डिंग मैंने अभी न्यूमरेटर में 1 लिखा। कॉस रेज़ टू पावर 4, इसमें भी हमने एक पावर कम करनी है एंड देन गो ऑन डिक्रीजिंग बाय 2। 4 में से पहले मैंने एक लेस किया तो मेरे पास 3 आया। उसके बाद 2 2 का गैप लेना है। इसमें तो हम गैप इसलिए नहीं ले पाए थे क्योंकि फिर वो नेगेटिव चला जाएगा। तो पहले मैंने 3 नंबर लिखा, उसके बाद मैंने 2 लेस किया तो 1 आ गया। सो 1 से आगे ये नहीं जाएगा। अब डिनोमिनेटर में हमें क्या करना है, पहले हमें इन दोनों पावर्स को ऐड करना है। तो 4 + 2 6, यहाँ पे टोटल पावर से स्टार्ट करना है। न्यूमरेटर में हमने 1 पावर लेस करके फिर गो ऑन डिक्रीजिंग बाय 2 किया था, लेकिन डिनोमिनेटर में हमने क्या करना है, हमने पहले पावर्स को दोनों को ऐड करके जो आंसर आता है एज इट इज़ उसे लिखना है। उसके बाद हमने न्यूमरेटर में जितने फैक्टर्स लिखे हैं उतने ही फैक्टर हमें डिनोमिनेटर में लिखने हैं गो ऑन डिक्रीजिंग बाय 2 पे। तो यहाँ पे 6 में से 2 माइनस किया 4, 4 में से 2 माइनस किया 2 इनटू π/2 कब आता है यहाँ पे, जब दोनों पावर इवन है। अगर सपोज हमारे पास क्वेश्चन में यहाँ पे कॉस का क्यूब आ जाता, मतलब एक पावर हमारी ऑड आ जाती, तो हम इतना फैक्टर तो लिखते जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया, बट π/2 नहीं लिखते। ये रिडक्शन फॉर्मूला से भी आप चेक कर सकते हो। तो अल्टीमेटली हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। जो सेकेंड पार्ट है वो बिल्कुल सिमिलर है, इसमें हमें लिमिट्स निकालने की ज़रूरत नहीं है। एंड अगेन जो मैंने रूल बताया कि जिसकी लिमिट में, जैसे अब यहाँ पे y की जो लिमिट है उसमें x इन्वॉल्व हो रहा है, तो पहले हमें y को सॉल्व करना है। अगर हम पहले x को सॉल्व करेंगे तो गलत हो जाएगा। अब जैसे यहाँ पर है हमें इवेल्युएट करना है इस इंटीग्रल को वेयर r इज़ द रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला। अभी पिछली बार तो हमें सिंगल कर्व गिवन थी, अब हमें एक से ज़्यादा कर्व गिवन है, तो उसके लिए हमें कैसे प्रोसीड करना है। पहले मैंने दोनों पैराबोलास का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाला। फर्स्ट से किसी एक इक्वेशन से एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल के सेकंड में पुट करनी है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पहले भी हम लोगों ने कई बार फाइंड आउट किए हुए हैं। तो x इज इक्वल टू 0 टू 4 आ गई x की लिमिट, एंड y की जो वैल्यू है वो हमने फर्स्ट इक्वेशन से भी निकाल ली और सेकेंड इक्वेशन से भी निकाल ली। अब हमें इसे ड्रॉ भी करना है। y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, ये वाला होगा लेफ्ट हैंड साइड वाला पैराबोला।
एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y हमारा ये वाला होगा। तो अगर हम चेक करें, अब हमें इस रीजन को रीजन के कॉरस्पॉन्डिंग हमें डबल इंटीग्रल निकालना है। तो हम जब भी लिमिट लिखते हैं लोअर टू अपर लिखते हैं। तो अगर हम चेक करें यहाँ पे इस रीजन का जो लोअर कर्व है वो ये वाली कर्व है। तो ये यहाँ पे जो y की वैल्यू आएगी वो हमारी लोअर लिमिट बनेगी, और ये जो है ये इसमें अपर कर्व है। तो इस वाले पैराबोला का जो y है वो हमारे पास क्या होगा, वो हमारे पास अपर लिमिट बनेगी। तो हमने y की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से भी निकाली, सेकंड इक्वेशन से भी निकाली। तो ये हमारे पास लिमिट्स आ जाएंगी, एंड उसके बाद बिल्कुल सेम है कि हमें पहले y को सॉल्व करना है इंटीग्रेशन में एंड देन x को। सिमिलरली जो नेक्स्ट वाला हमारे पास है, हमें यहाँ पे डबल इंटीग्रल को सॉल्व करना है वेयर एस इज द ट्राइंगल। अब हमें एक ट्राइंगल दे दिया, हर क्वेश्चन में अलग अलग रीजन हमें दिए जा रहे हैं। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे ओरिजिन है वर्टेक्स, एक वर्टेक्स, सेकंड 10 1, थर्ड 1,1। मैंने इस ट्राइंगल को ड्रॉ किया, एंड अगेन अब हमें क्या करना होगा, हमें डबल इंटीग्रेशन चाहिए, उसके लिए हमें लिमिट्स भी चाहिए होंगी। तो अभी हम पहले चेक करते हैं कि हम लोग इसके लिमिट्स की अगर हम बात करें, अगर हम यहाँ पे चेक करें जहाँ मैं कर्सर को मूव कर रही हूँ, हमें इस पूरे एरिया को निकालना है। तो मैंने क्या किया, मैंने इस पूरे एरिया को स्ट्रिप्स में डिवाइड किया। यहाँ पे एक स्ट्रिप जो है वो हाईलाइट की हुई है। तो ये सारी जो स्ट्रिप्स हैं हमें चेक करना है ये इनकी रेंज कहाँ है, कहाँ से ये स्टार्ट हो रही है और कहाँ पे एंड हो रही है। तो वो हमने यहाँ पे भी डिस्कस करना है। उससे पहले हम लोग इक्वेशंस को भी निकाल लेंगे, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में जैसे पैराबोला की अल्टीमेटली हमें इक्वेशन तो पता थी, पर यहाँ पे हमें कोई भी इक्वेशन नहीं पता। तो हम पहले इक्वेशंस को फाइंड आउट करते हैं। ओ ए जो लाइन है, लाइन के लिए हमें 2 पॉइंट फॉर्म हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। y माइनस वाई वन इज इक्वल टू y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। तो हमने 2 पॉइंट फॉर्म अप्लाई करके ये हमने लाइन की इक्वेशन यहाँ पे लिखी। सिमिलरली ओ बी लाइन की इक्वेशन अब हम चेक करें, यहाँ पर y कोऑर्डिनेट जो है वो हमारा 1 है, तो दिस इज द लाइन y इज इक्वल टू 1। वैसे भी जो x एक्सिस के पैरेलल होती है लाइन, उसकी इक्वेशन y इज इक्वल टू सम कांस्टेंट होती है। सो हमने ओ ए की भी इक्वेशन निकाल ली, ए बी की भी इक्वेशन निकाल ली, और ओ बी की भी इक्वेशन निकाल ली यही 2 पॉइंट फॉर्म से। सो जैसे यहाँ पे लिखा है, मैंने अभी जो डिस्कस किया कि हमने इस रीजन को हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप्स में डिवाइड कर लिया। एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप यहाँ पे ड्रॉ की हुई है। अब हमें ये चेक करना है कि इस हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप की क्या रेंज है, मीन्स ये कहाँ से कहाँ वेरी कर रही है। सो अगर हम चेक करें, जितनी भी अगर हम इस रीजन को हम कवर करें हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप से, ये सारी की सारी जो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप्स हैं वो सारी 0 से लेके 1 हाइट के बीच में, यानी y जो है वो हमारा 0 से 1 ही वेरी करेगा। अब रहेगी बात x की। अगर हम x के लिए चेक करें, कोई भी हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप इस OB लाइन से शुरू हो रही है, तो इस OB लाइन पे इक्वेशन क्या है, x इज इक्वल टू वाई। और कोई भी स्ट्रिप कौन सी लाइन पे एंड कर रही है, OA लाइन पे एंड कर रही है। तो OA के लिए जो इक्वेशन है वो हमने पहले से निकाल रखी है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में y जो है उसकी लिमिट तो क्या है, कांस्टेंट है, बिकॉज जितनी भी स्ट्रिप हैं वो 0 से 1 रीजन में, क्योंकि रीजन ही हमारा 0 से लेके 1 के बीच में y की अगर हम कॉरस्पॉन्डिंग देखें। तो यहाँ पर हमें x की वैल्यूज निकालनी है। तो x की जो लिमिट है y टू 10y, OB लाइन के लिए x इज इक्वल टू y है, और OA लाइन के लिए x इज इक्वल टू 10y है। तो यहाँ से हम लोगों ने इंटीग्रेशन जो है पहले विद रिस्पेक्ट टू x करनी है, बिकॉज अब की बार जो है हमारा जो वेरिएबल है वो हमारे पास जो वेरिएबल लिमिट है वो हमारे पास x में है। तो पहले हम विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेशन करेंगे, फिर जो आंसर आएगा उसे हम विद रिस्पेक्ट टू y जो है वो इंटीग्रेशन करेंगे।